नमस्कार प्रिय प्रतियोगी मित्रों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी का एक बार पुनः आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए जुड़िए, लाइव आइए सभी लोग, जिससे आगे की कक्षा प्रारंभ की जा सके। तो सभी लोग लाइव आ जाइए। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में कुछ टॉपिक को क्लियर किया था, अभी कुछ उस टॉपिक में बचा भी है। वर्णमाला आपका टॉपिक था। वर्णमाला में हम लोगों ने स्वर को पढ़ लिया था, व्यंजन पढ़ा जा रहा था। तो व्यंजन में भी हम लोगों ने व्यंजन के कितने भेद हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वहाँ तक पढ़ा है। कहाँ तक? संयुक्त व्यंजन तक। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, सभी ने यहाँ तक पढ़ा है। यहाँ तक आपको कक्षा उपलब्ध कराई गई है। आइए उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद, इसे दो आधारों पर बांटा गया है। इसे दो आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन से? मुख्यतः दो आधार हैं, बाकी एक और तीन, कहीं कहीं आपको तीन भी मिलेगा। ठीक, तो आप संशित न रहिए। कौन कौन से हैं? तो पहला है प्राण या श्वास के आधार पर। सभी लोग लाइव आ जाइए और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। लिंक को सभी लोग शेयर कर दीजिए एक दूसरे के पास। ठीक, चलिए और तब तक पढ़ा जाए। पहला है प्राण या श्वास के आधार पर वर्ण के भेद, और दूसरा है घोषत्व या कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। पहला क्या है? प्राण या श्वास के आधार पर वर्ण के भेद, और दूसरा है घोषत्व या कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। तो आइए देखते हैं प्राण या श्वास के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं, यानी प्राण या श्वास के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है। कमेंट करिए, बताइए सभी लोग, कमेंट करिए। प्राण या श्वास के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। जी, चलिए दो भागों में। ठीक, कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से हैं वो? पहला है अल्प प्राण। पहला क्या है? अल्प प्राण। और दूसरा कमेंट करके बताइए, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा है, दूसरा है जी महाप्राण, सही है। दूसरा है आपका महाप्राण। अब आइए, इसकी इतनी आसान सी ट्रिक है कि एक बार आप पढ़ लीजिए, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। आपको 4 लाइन में सब कुछ मिल जाएगा। आज के पूरे टॉपिक का जो महत्वपूर्ण अंश है वो 4 लाइन में है। अगर आप उस 4 लाइन को याद कर लिए तो पूरा आपका आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। पहला है अल्प प्राण।
अल्प मतलब, वैसे आप जानते होंगे कि अल्प का मतलब क्या होता है थोड़ा। प्राण मतलब वायु, श्वास, जब तक सांस है तब तक प्राण है। जिस दिन रुक जाए उस दिन रुक जाओगे, लेट जाओगे, सो गए, है ना, गए काम से। तो अल्प प्राण, अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब श्वास। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी जिस वर्ण के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। कभी कभी आपसे परिभाषा देकर क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर आपको पता है तभी आप कर पाते हो, अन्यथा नहीं कर पाओगे। यदि आपको परिभाषा पता है, परिभाषा को लपेट कर क्वेश्चन पूछा, तो बिना परिभाषा पता हुए आपको पता नहीं चलेगा कि इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे कहते हैं, ऑप्शन दे देगा अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। तो आपका उत्तर होगा, कमेंट करके बताइए सभी लोग, सभी लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। जी, सभी का लगभग सही है। तो अल्प प्राण परिभाषा पहले बताएगी कि जिसके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलेगी उसे हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। अब कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण में आते हैं, आइए इसको देखा जाए। बहुत ही आसान सी ट्रिक है जिसको गढ़ा गया है। आइए देखते हैं वो क्या है। परिभाषा आपको कंठस्थ हुआ, मुझे उम्मीद है कि हुआ होगा। तो अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। इसका सूत्र है, छोटा सा बनाया गया है, आइए देखते हैं। तो सूत्र है आपका 1, 3, 5। आप इसे 135 भी कह सकते हो, 1, 3, 5 भी कह सकते हो, ठीक, जैसा भी पढ़ सको, जैसा याद कर लो। इसका मतलब क्या होता है अभी आपको बताया जाएगा। 1, 3, 5 अंतस्थ, ये मूल है, इतना जो व्यंजन में आता है। स्वर वर्ण भी आता है इसमें, कहीं कहीं आपको किताबों में मिलेगा स्वर भी, पूरे सभी स्वर। सभी स्वर का मतलब कितना, कमेंट करके बताओ। सभी स्वर का मतलब कितना, कमेंट करके बताइए। तो सभी स्वर का मतलब है 11 स्वर, 11 स्वर जो हैं आपके, वही आपके सभी स्वर। तो आपको जैसा कि वासुदेव नंदन, डॉक्टर वासुदेव नंदन जी के द्वारा के अनुसार मात्र इतना ही, क्योंकि उन्होंने व्यंजन को ही रखा है, स्वर को नहीं रखा है। लेकिन डॉक्टर सरस्वती पांडे जी की पुस्तक में दिया गया है, उनके अनुसार स्वर भी है, ठीक, उनके अनुसार स्वर भी आपको मिलेगा। तो मूलतः अगर आपसे पूछता है मूलतः अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूलतः आपके यही होंगे 5, 5, 10, 5, 15। आप सोच रहे हो एक को 5 क्यों गिन रहे हैं, आप अभी बताएंगे। और 4, 19, तो यही आपके 19 है। यदि ऑप्शन में 19 भी है और ऑप्शन में 30 भी है, तो आप 19 मारेंगे। यदि 19 नहीं है, 30 है, 31 है, 32 है, 33 है, जो भी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 30। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा। 1, 3, 5 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग से आशय है कि पांचों वर्ग के, 5 ही वर्ग हैं, स्पर्श व्यंजन में पढ़ाया गया है। तो पांचों वर्ग का पहला वर्ण यानी क, च, ट, त, प,
प्रत्येक वर्ग का यानी पांचों वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प, और पांचों वर्ग का तीसरा वर्ण ग ज ड द ब। पांचों वर्ग का तीसरा वर्ण ग ज ड द ब, और पांचों वर्ग का पांचवा वर्ण इंगा इया अड़ा ना मा। ये तो पांच वर्ण एक वर्ग में आए तो 15 हुआ। देखिए क च ट त प, और ग ज ड द ब, इंग ञ अड़ न म। तो क च ट त प, क ज क ग इंग, च ज इया, ट ड अड़ त द न प ब म। ये आपके प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, तीसरे वर्ण और पांचवें वर्ण हैं। बचा इंतस्थ। इंतस्थ में आपका य रो ल व ये आता है। अब बचा आपका स्वर भी है। तो स्वर तो क्वेश्चन पूछने के आधार पर है, जैसा पूछेगा उसके आधार पे आपको बताना है। अगर मान लीजिए पूछता है आपसे कि इनमें से अल्प प्राण वर्ण है, और ऑप्शन दे दिया, क्वेश्चन याद रखिए, ऑप्शन मैं दे रहा हूं, इनमें से अल्प प्राण वर्ण है, देखिए आपको इसमें से नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। ऑप्शन दे दिया ख छ अ फ। कमेंट करके बताइए इसमें से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। सभी करिए, सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, बताइए कि इनमें से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। इसके अनुसार तो कोई नहीं होगा कि हो रहा है। जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो उत्तर आपका स्वर निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? स्वर। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो स्वर, क्योंकि उसके अलावा कुछ रखा ही नहीं इसमें से, क्योंकि ये भी दूसरा वर्ड है, ये भी दूसरा वर्ड है, ये भी दूसरा वर्ड है अपने अपने वर्ग का। दूसरा वर्ड इसमें आता ही नहीं है। ख छ ठ थ फ इसमें नहीं आता है, तो इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा? तो ये आपका, ये सभी आपके अल्प प्राण वर्ण हैं स्वर को लेकर, क्योंकि कभी कभी जब ऐसे पूछ लेगा तो स्वर भी है। कुछ लोगों के अनुसार स्वर रखा गया, कुछ लोगों के अनुसार नहीं रखा गया है, ठीक। लेकिन अगर आपसे इसमें से पूछता है तो आप निश्चिंत रहिए कि इसमें से तो जितना भी है वो सभी है। स्वर इस प्रकार से पूछेगा तो है, नहीं पूछेगा तो नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा गया है महाप्राण वर्ण। दूसरा पॉइंट है आपका महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं? आप देखो, इसके शब्द के अर्थ से ही समझो। महा मतलब अधिक, प्राण मतलब समझ ही रहे हो, ठीक। तो जिसके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है उसे हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। जिसके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, अधिक वायु निकलती है, उसे हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। परिभाषा समझ में आई? जिसके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है
उसे हम महाप्राण वर्ड कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान दे दीजिए कि यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है अल्पप्राण में डा, इसका दूसरा रूप भी यही इसके साथ ही आएगा। अगर ऐसे लिख के पूछ लिया, मान लीजिए यहीं पे इसकी जगह पर ये दे देता, अब आप सोच रहे हो क्या लिखा गया, जरा कमेंट करके बताओ। इंगा लिखा गया कि डा, कीड़ा है? इतना अंतर जानते रहो, नहीं आधे लोग तो वही समझेंगे इंगा लिखा गया है ये। हाँ, कखा गागा बहुतों को नहीं आता है, बहुतों को आता भी है। ठीक, जिन्हें आता है वो महान है, जिन्हें नहीं आता और बड़े महान हैं। तो आइए, तो ये आपका ड़ा लिखा गया है ना कि इंगा। ठीक, तो अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से अल्पप्राण वर्ड है, तो आपका उत्तर तब भी आपका यही सही होगा, अल्पप्राण ही है। यहाँ पर नहीं दिखाया गया, लेकिन आप अब तो दिखा दिया गया ना। समझते रहो कि इसका दूसरा रूप भी इसी में आएगा, अगले का दूसरा रूप जहाँ पर दिखेगा वहीं पे आएगा। तो आइए आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि इनमें से अल्पप्राण वर्ड है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा ड़ा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, महाप्राण पे। महाप्राण के बारे में बताया गया कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है उसे हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। अब इसके सूत्र के बारे में आते हैं। अब आपको देखो, इसमें केवल इतना याद कर लो, आपका ये सभी याद है, बाकी स्वर की बात समझने की रही, तो उसको समझा दिया गया। वहाँ तक मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मात्र इतना आप याद कर लो, ये सब तो कर ही ले जाओगे। कखा गघा आता होगा तो आप निकाल ले जाएंगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, ये सभी आपके अल्पप्राण हैं। इसी टाइप से दूसरा सूत्र मैं बताऊंगा महाप्राण का। आइए देखते हैं महाप्राण में क्या क्या आता है। महाप्राण महाप्राण का सूत्र है दो चार, यानी 24 भी कह सकते हो, 2 4 भी कह सकते हो, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। 2 4 और ऊष्म व्यंजन, 2 4 और ऊष्म व्यंजन। अब 2 4 और ऊष्म व्यंजन का मतलब आइए देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन जितने भी हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4, श, स, सा, हा। तो ये 4। तो आइए दूसरा वर्ण क्या क्या है आपका? ख, छ, ठ, थ, फ और घ, झ, ढ, ध, न, भा। ठीक, प्रत्येक वर्ण का दूसरा वर्ण ख, देखो क ख दूसरा वर्ण है, च छ दूसरा वर्ण है, ट ठ दूसरा वर्ण है, त थ दूसरा वर्ण है
और प फ दूसरा वर्ड है। अब देखो ये चौथा है कि नहीं है, क ख ग घ चौथा वर्ड है, च छ ज झ चौथा वर्ड है, ट ठ ड ढ चौथा वर्ड है, त थ द ध चौथा वर्ड है, और प फ ब भ चौथा वर्ड है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा मिला है, प्रत्येक वर्ग का चौथा मिला है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, ऊष्म व्यंजन क्या क्या है आपका, श श श ह, ये आपके इतने महाप्राण वर्ण हैं। कितने हुए, तो 5 5 10 4 14 वर्ण हुए। ठीक, अब इसमें देखो ये आया है ढ, इसका दूसरा रूप भी आएगा, यानी ये आपका दूसरा रूप इसका ये भी आएगा जिसमें नुक्ता लगा है। तो मूलतः इसके कितने वर्ड हुए, 14 वर्ड हैं। ठीक, अब अगले पे चलते हैं। ये तो रही प्राण या श्वास के आधार पर वर्ण की बात। इसके दो भेद थे, अल्पप्राण और महाप्राण। अगला है, दूसरा है घोषत्व या कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। इसके कितने भेद हैं, तो इसके भी 2 भेद हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। दूसरा है सघोष या घोष, जो भी कह लो आप, सघोष या घोष। तो आइए अब देखते हैं कि अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं या घोष किसे कहते हैं, इन सब पे चर्चा करते हैं। तो आप इसका शाब्दिक अर्थ समझ लो, परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी, परिभाषा आपको कंठस्थ हो जाएगी। बस किसी भी कहीं भी आप रहिए, कहीं वैसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन का अर्थ समझ लो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जब आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नहीं समझ में आएगा, तब आप क्वेश्चन नहीं कर, तब वही रटा रटाया अगर आपको है तो आप मार ले गए क्वेश्चन को, उत्तर सही कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको उस क्वेश्चन का मतलब पता है तो कैसा भी घुमा के पूछे क्वेश्चन, आपको उत्तर मिलना तय है, आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। तो आइए, अघोष, आपको ये आ और यहाँ पे घोष है। घोष, घोष का मतलब, घोष का शाब्दिक अर्थ क्या है, घोष मतलब होता है कंपन, झंझनाहट, और अघोष तो उसी का विपरीत हो जाएगा। घोष का विलोम होता है अघोष, घोष का विलोम होता है अघोष। तो यानी जहाँ पे यहाँ पे कंपन होगा और अघोष है तो नहीं होगा, तो परिभाषा बना लीजिए। अघोष का शाब्दिक अर्थ है कंपन ना होना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में, ये स्वर तंत्रियाँ आपकी हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उसे अघोष वर्ण कहते हैं। समझ में आया? एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को समझ में आया या यहाँ तक समझ में आया है, यस करके बताइए। चलिए ठीक है। तो किसे कहते हैं अघोष?
जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, या आप कह सकते हो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास निकलते समय या अंदर जाते समय जीवा जो है कंपन कम करती है, उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। और इसकी परिभाषा तो आप बना सकते हो, जब एक की परिभाषा बन गई तो दूसरा उसी का विपरीत होगा, ये तो तय है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे हम सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे हम सघोष वर्ण कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है, इसका सूत्र हम देखते हैं। आइए, तो अघोष का सूत्र क्या है, आइए देखते हैं। इसका सूत्र है 1, 2 और सकार। घबराइए मत, आप केवल अब चार आपको पढ़ना है, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। इन चारों का केवल आप सूत्र याद रखिए, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो स्वयं आप कर सकते हो। ठीक, तो आइए 1, 2 और सकार। सकार का मतलब होता है तीनों सा। सकार का मतलब है कि तीनों सा से हा नहीं आता। आइए तो देखते हैं, इसमें पहला दूसरा है। पहले और दूसरे का मतलब क्या है कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ठीक, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। इसके बाद सकार। सकार मतलब तीनों सा बताया गया, स, और स, ह। ये आपके रहे क्या, किसका सूत्र है ये, अघोष का। किसका सूत्र है ये, अघोष का। तो आइए इसके बाद देखते हैं सघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में किसे कहते हैं सघोष वर्ण, आइए देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। आइए इसके सूत्र के बारे में देखते हैं। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है 3, 4, 5 अंतस्थ ह स्वर। स्वर मतलब सभी स्वर, सभी स्वर मतलब 11। ठीक, जहां पर भी मैंने स्वर केवल ऐसे लिखा वहां आप समझ जाइए कि 11 स्वर की बात हो रही है। ठीक, तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। 3, 4, 5, इसे आप 345 पढ़ लीजिए, 3, 4, 5 पढ़ लीजिए। ठीक, जैसा भी आपको याद हो सके। तो 3, 4, 5 अंतस्थ हा और स्वर। अब आइए 3, 4, 5 का मतलब क्या होगा। 3 का मतलब ग, ज, ढ, ध, ब। 4 का मतलब घ, झ, ढ, ध, भ। और 5 का मतलब इंगा, इया, ड़, न, म। यानी ग, घ, इंगा, ज, झ, इया, ड, ढ, ड़, द, ध, न और ब, भ, म। ये आपके हैं। आप किसी भी तरीके से याद कर लो, या ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ना भी याद हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको सूत्र याद होने चाहिए। आपको इतना ये याद होना चाहिए, इतना ये याद होना चाहिए और ये याद होना चाहिए, इसका ये सूत्र
एक दो सकार और इतना, ये 4 लाइन, यही 4 पॉइंट आपको 4 बिंदु याद करना है बस। बाकी क्या आता है क्या नहीं आता उसको छोड़ दो, वो स्वयं आप निकाल सकते हो। जब 1 2 1 3 5 लिखोगे तो उसकी व्याख्या 1 3, अब अंतस्थ लिखो तो अंतस्थ मतलब तो समझ ही रहे हो, वो तो पढ़ाया गया पहले। अंतस्थ में क्या क्या वर्ड आते हैं, अगर इतना भी नहीं पता है तब तो भाई समस्या है आपके लिए, तब आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको कुछ नहीं पता है तो कुछ तो पता करना पड़ेगा ना। तो आइए देखते हैं 3 4 5 इसमें क्या क्या आएगा आपका। ग ज ग घ इंगा, ज झ इया, ड ढ ड़, द ध न, ब भ म। ये आपके इतना तो हुए 3 4 5। इसके बाद आपका भी है अंतस्थ, य र ल व। इसके बाद है आपका ह। अब देखो यहीं पे ध्यान दे लो, ये आपका हा यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे, अच्छा देखो यहाँ पे लिख दिया गया था, ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे केवल सकार है, स स श, तीनों सा। ठीक, चलिए दुरुस्त कर दिया गया समय रहते ही। यहाँ पे स श स सकार है, तो सकार मतलब तीनों सा बताया गया लेकिन लिख दिया गया उसको, तो तीनों सा केवल आए। यहाँ पे हा नहीं आएगा, यहाँ पे हा आएगा, यहाँ पर हा नहीं आएगा, यहाँ पर हा आएगा। प्रत्येक वर्ण 2 सूत्रों में मिलेंगे, अभी देखेंगे। ठीक, प्रत्येक वर्ण आपको मिलेंगे 2 सूत्रों में, 2 जगह पर मिलेंगे। कोई ऐसा वर्ण नहीं होगा जो 3 स्थानों पर मिलेगा, कोई ऐसा कोई वर्ण नहीं है जो 3 सूत्रों में मिले, आपको नहीं होगा ऐसा। 2 स्थानों पर मिलने वाले सभी वर्ण आपको मिलेंगे, 2 स्थानों पर, 2 सूत्रों में मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो अभी बच्चा आपका ये स्वर, स्वर आपके 11 स्वर हो गए। ठीक, 11 स्वर हो गए। अब इसकी संख्या कितनी थी, तो 13 थी, और इसकी संख्या कितनी है, तो 5 5 10 5 15 4 19 1 20 11 31। ठीक, अब इसी में देखिए ये जो डा ढा आया है आपका, इसका दूसरा रूप भी आएगा, यानी आपका ये भी आएगा, वहाँ पे बड़ा ढा भी आएगा इसी जगह पर। इसका दूसरा रूप नुक्ता के साथ वाला रूप भी इसी जगह पर, जहाँ जहाँ पर ये वर्ड आते हैं वहाँ वहाँ पर इसके दोनों रूप आते हैं। निश्चिंत रहिए, वो आना ही है, कभी भी पूछ ले। अब चारों सूत्र हो गया, अब आपको क्या करना है कि भैया चारों सूत्र यही आपको याद करना है बस, पूरी व्याख्या नहीं याद करनी है, याद भी नहीं कर पाओगे। अगर चारों सूत्र याद हो गए तो उसी के आधार पर सबकी व्याख्या आप कर सकते हो। अगर व्याख्या आप याद करना प्रारंभ कर देंगे तो सब चौपट हो जाएगा, फिर नहीं याद कर पाओगे। इसलिए याद करने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ कि केवल आप यही सूत्र याद करिए बस। सूत्र चारों याद कर लीजिए, 4 पॉइंट है, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष का सूत्र याद कर लीजिए बस। आपको सब के सब वर्ड, और हाँ एग्जाम में एक क्वेश्चन तो अनिवार्य है कि पूछा ही जाएगा, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप वीडियो का एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे आप पुलिस का एग्ज़ाम दें, चाहे आप एसआई का एग्ज़ाम दें, चाहे आप टेट का एग्ज़ाम दें, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दें, एक क्वेश्चन यहाँ से अनिवार्य होता है कि पूछ लिया जाता है। यदि आपको इन चारों सूत्र, यही बस चार सूत्र आपको पता है तो आपका 1 नंबर आपका श्योर है। 1 नंबर तो आपका कहीं नहीं गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन आपका संयुक्त व्यंजन से, एक क्वेश्चन आपका संयुक्त स्वर से, एक क्वेश्चन आपका दीर्घ स्वर से,
जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है मैं वहाँ वहाँ से बता रहा हूँ आपको। जो टॉपिक अभी मैंने पढ़ाया है उसकी बात हो रही है, जो पढ़ाऊँगा उस पर भी बताऊँगा। एक क्वेश्चन आपका, जैसे आप समीक्षा अधिकारी वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एक क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन तो बोली से, कम से कम 3 क्वेश्चन। और बोली से तो आपका एसआई में भी बेहतर क्वेश्चन पूछता है, आपके यूपीपी में भी अच्छा क्वेश्चन पूछता है बोली से। यानी पूछ लेगा कि काशी में कौन सी बोली बोली जाती है, वाराणसी में कौन सी बोली बोली जाती है। कमेंट करके बताइए, मुझे बताइए कि वाराणसी में कौन सी बोली बोली जाती है। देखता हूँ कितने लोगों को सही होता है। बताइए, सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए। वाराणसी में कौन सी बोली बोली जाती है, उस बोली को और किस नाम से जानते हैं, वहाँ की बोली को और किस नाम से जानते हैं, इसको भी बताना है। एक पंथ दो काज करो। सभी लोग कमेंट करिए, वहाँ की बोली को और किस नाम से जानते हैं। काशी प्रांत है वो, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। सभी लोग कमेंट करिए, वहाँ की बोली को और किस नाम से जानते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो पूछा गया क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे। चलिए, तो वहाँ की बोली को मैं बता देता हूँ कि वहाँ की बोली को काशिका कहते हैं, काशी की बोली है। और वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, तो भोजपुरी ही चलती है। कहाँ गई रहनी, खैली की ना खैली, ठीक। तो ये हालांकि वहाँ पे और थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन वो भोजपुरी के नाम से ही जानी जाती है। पूछा गया क्वेश्चन है कि गोरखपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, तो भोजपुरी बोली बोली जाती है। पूछा गया क्वेश्चन है प्रयागराज, इलाहाबाद तब तो था जब पूछा गया था, तो इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है। कमेंट करके बताइए, इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है, क्वेश्चन है आपका। ये देखो, ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ है। इसमें आपको 4 सूत्र थे, चारों याद करना है बस, और कुछ करना नहीं है। चारों याद कर लीजिए। इस पर एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, उसको भी मैं पढ़ाऊँगा कि किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, बहुत ही बेहतर तरीके से। तो सभी लोग कमेंट करिए कि प्रयागराज में वर्तमान नाम उसका प्रयागराज है, वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, अवधी, ठीक। तो चलिए, ये आपका यहाँ तक आपको, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, 1 नंबर पक्का है। कहीं भी रहिए, किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, अगर हिंदी पूछ रहा है तो 1 नंबर तो आपको दिलाएगा ये। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और लाइव आना। अब प्रतिदिन आपको बताना पड़ता है कि आपको लाइव आना है, आपको लाइव आना है। अब बताना नहीं पड़ेगा, आप रेगुलर लाइव रहिए समय से। अब देखता हूँ कि सभी लोग कोई 10 मिनट पहले आता है तो कोई 10 मिनट बाद आता है, तो समय से लाइव रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।